जेन जी जिसको बोलते हैं सामान्य भाषा में, वो है कि 1981 से मतलब 1999 तक के बीच में जो बच्चों का जन्म हुआ, पूरे विश्व की समाज की दशा और दिशा तय कर रहे हैं। हर जनरेशन का, हर पीढ़ी की अपनी एक प्रकृति होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस जनरेशन की जो प्रकृति है, उसे हमें समझने की ज़रूरत है। और ये प्रकृति कोई बाहर से आ गई है या कोई एक अलग से प्रजाति है, ऐसा नहीं है। वर्ल्ड की मैक्सिमम इंफॉर्मेशन चाहिए, वो इंफॉर्मेशन कंजम्पशन का स्रोत है। उसको इंफॉर्मेशन भी चाहिए, उसको निर्णय लेने की क्षमता भी उसके अंदर है, उसको करियर में आगे बढ़ना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, उसके बारे में क्लियरिटी है। कि जैन जी का जो है ना, वो स्वभाव एकाग्रचित नहीं है, वो एक जगह स्थिर नहीं होते। तो मुझे ऐसा लगता है जो एकाग्रता भंग हो रही है, वो सोसाइटी के लिए घातक है। 2-2 घंटे, 4-4 घंटे पूरा का पूरा टाइम कंटेंट के ऊपर बिताते हैं, उसको देखने में बिताते हैं। आवश्यकता क्या है? और वही बच्चे जिनकी आप बात कर रही हैं, वही शाम को ये सोचते हैं कि हमने इतना टाइम क्यों खराब किया। आपके लक्ष्य की जब तक क्लियरिटी नहीं है, जब तक आप ऐसे ही इस घने जंगलों में घूमते रहें। नमस्कार, आपका हमारे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसा टॉपिक लाए हैं जो बहुत कॉमन है, क्योंकि वो टॉपिक हमारा ही है, जेन ज़ी। आखिर क्या है ये जेन ज़ी? इनकी अच्छी बातें क्या हैं? और क्या ऐसी बातें हैं जिन पे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं? क्योंकि आखिरी में हम लोग ही फ्यूचर है। जेन ज़ी इज़ द फ्यूचर ऑफ टुडेज़ वर्ल्ड। एंड What is Gen Z? How is Gen Z dealing with things? मिलेनियल्स और जेन जी में क्या फ़र्क है? क्या इनमें आपसी नोक-झोंक भी हो रही है, तो क्यों हो रही है? और ऐसे कई चीज़ों पर आज हम बात करेंगे प्रमोद जी से, जो हमेशा की तरह हमें मार्गदर्शन देने आए हैं। आइए, जेन जी के बारे में प्रमोद जी से कुछ जानते हैं। नमस्कार प्रमोद जी, नमस्ते सर। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। प्रमोद जी, जेन ज़ी आखिर में है क्या? ये जेन ज़ी, मिलेनियल ये क्या टर्म्स हैं? असल में क्या है कि जेन जी जिसको बोलते हैं सामान्य भाषा में, वो है कि 1981 से 1919 तक, मतलब 1999 तक के बीच में जो बच्चों का जन्म हुआ, और आज वो युवा पीढ़ी होने के नाते पूरे विश्व की समाज की दशा और दिशा तय कर रहे हैं। एक समय भारत में भी आपने ये सुना होगा, ये आने वाला कल है। जी। लेकिन हम इस बात को दूसरे रूप में देखते हैं कि ये आने वाला नहीं, ये वर्तमान है हमारा। जी, जी। और आने वाला कल इनकी सोच समझ और इनकी योग्यता क्षमता के आधार पर तय होगी। जी। तो जैन जी के बारे में जिस तरीके से इस जनरेशन के बारे में जो चर्चा हो रही है, वो केवल उसके मूल को समझने की ज़रूरत है। हर जनरेशन का, हर पीढ़ी की अपनी एक प्रकृति होती है। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस जनरेशन की जो प्रकृति है, उसे हमें समझने की ज़रूरत है। और ये प्रकृति कोई बाहर से आ गई है या कोई एक अलग से प्रजाति है, ऐसा नहीं है। वो निरंतर मनुष्य की जीवन में आने वाले बदलाव के कारण, और उसको सुधारात्मक रूप से देखा जाए तो पुराने जितने अनुभव हैं, उसका अपग्रेड वर्जन हुँ। सोसाइटी के व्यवहार पर परिलक्षित होता है। उसी को इस जनरेशन के बारे में कहा जा रहा है। कैसे कहा जा रहा है, मैं बताता हूँ। नई जनरेशन जिसको जेन ज़ेड बोल रहे हैं, वो निर्णायक जीवन जीती है, वो तुरंत निर्णय लेती है। उसको वर्ल्ड की मैक्सिमम इंफॉर्मेशन चाहिए, वो इंफॉर्मेशन कंजम्पशन का स्रोत है। उसको इंफॉर्मेशन भी चाहिए, उसको निर्णय लेने की क्षमता भी उसके अंदर है। उसको करियर में आगे बढ़ना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, उसके बारे में क्लियरिटी है।
हमारी जो परंपरागत जीवन चलते आए उनसे इतर वो एक ओपन वर्ल्ड में जीना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में सीमितताएं नहीं है, असीमित है उसका जीवन। उसको मनुष्य होने के नाते अपनी क्षमता पता है। अब वो उसके आधार पे जीवन की रचना करता है। इसलिए उसने अपने निर्णय लेने की क्षमता, अपने व्यक्तित्व को किस रूप में ढालना है, इस तरह की चीजें ज़ेन ज़ी में हम देखते हैं। तो मुझे लगता है इसको सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। हाँ, एक बात जरूर है कि पुरानी पीढ़ी को नई पीढ़ी के साथ कैसे तारतम्य बनाए रखना, और इस सोसाइटी को अ- अब तो जेन जेड की बात हो रही है, आने वाली पीढ़ी इससे भी अपग्रेड होगी, तब आप क्या करेंगे? जी। इसलिए वर्तमान पीढ़ी के अंदर जो परिवर्तन आए हैं उसको हमको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, सकारात्मक रूप में स्वीकार करना चाहिए। और उसके अंदर अगर कुछ विसंगतियां भी आई हैं, उन विसंगतियों को हम सहज भाव से दूर कर सकते हैं। जी। प्रमोद जी, आपने ये तो बिल्कुल सही कहा कि जेन ज़ी बहुत ड्रिवन है, काफ़ी ड्रिवन है और बहुत ओपन माइंडेड है चीज़ों को लेके। तो जेन ज़ी से पहले मिलेनियल्स, तो मिलेनियल्स और जेन ज़ी में क्या इतना अंतर है कि थोड़ी-सी इनकी शायद विचारधाराएँ पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रही हैं, ऐसे क्या अंतर है? उसका बेसिक अंतर यह है कि जैसे ही हमने अपने जीवन को, सूचनाओं की भरमार जब से आनी शुरू हुई है लोगों के जीवन में ना, जब से सूचना प्रौद्योगिकी का दौर चला है, तो इंफॉर्मेशंस आ रही हैं, और उन इंफॉर्मेशंस के आधार पे आदमी अपना दिमाग, अपना विचार, अपना स्वभाव विकसित कर रहा है ना, क्योंकि वो एक दिन में नहीं आया है। जी, ये तो है। तो जब व्यक्ति के पास इतनी इंफॉर्मेशंस आती हैं, इतना करने भर के लिए कुछ है, तो उसके पास समय का अभाव है, वो समय की कीमत समझता है। इसलिए उसने अपने जीवन की रचना वैसे ही कर ली। जैसे अब उसको जो परंपरागत जीवन हमारा होता था, जिसमें पूरे वर्ष में एक फसल हो रही है, उसी जी। फसल में पूरा परिवार लगा हुआ है, फिर उसको पहले बोना, काटना, फिर उसको ठीक से करना, प्रोसेस करना, फिर उसको पूरे वर्ष भर के लिए उसको इकट्ठा करना, अपना भरण पोषण जीवन यही सब चलता था। फिर थोड़ा शहरीकरण का दौर आया जिसको आप मिलेनियल जनरेशन कह रही हैं, फिर वो दौर आया, नौकरी पेशा है, काम है। अब ये जो जनरेशन जिसकी अपन बात कर रहे हैं, मुझे लगता है इस जनरेशन के पास समय का अभाव है, इसके पास अवसरों की अधिकता है। इसके कारण इन्होंने अपने मन विचार को बनाया है। आज अब जो कर्मशील है उसके पास अवसर बहुत है। अब जेन ज़ी में की जो आलोचना होती है वो ये होती है कि हम जॉब कर रहे हैं, अवसर आया दूसरी जगह चले गए, यहाँ के बारे में कोई ये नहीं है। तो लोग इस बात को लेकर के पीड़ित भी रहते हैं कि जैन जी का जो है ना वो स्वभाव एकाग्रचित नहीं है, वो एक जगह स्थिर नहीं होते। स्थिर इसलिए नहीं होते कि पहले जमाने में दूरदर्शन था तो एक धारावाहिक सप्ताह के लिए एक सप्ताह इंतजार करते थे, तब आधे घंटे का वो आता था। जी। अब तो रील का जमाना है, जी। तो रील का मतलब ये है कि जल्दी जल्दी देखना है, तो मन में स्थिरता नहीं है, एकाग्रता नहीं है, चंचलता है। तो उसके कारण आजकल की जो जनरेशन है, उस जनरेशन को इंफॉर्मेशन चाहिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि उसको ज्यादा से ज्यादा करना है। और जहां वो स्विच होने की बात करते हैं लोग कि जल्दी से जल्दी, वो नौकरियों में भी स्थिर नहीं रहते, अपने जीवन में भी स्थिर नहीं रहते। इसका असर मैं तो सोसाइटी पे देखता हूँ, लोगों के वैवाहिक जीवन पे पड़ने लगा है। अब लोग एक विवाह बंधन में नहीं रहना, आने वाली सोसाइटी तो इससे भी ज्यादा जो हमारे जो समाज की जो व्यवस्था थी उससे अलग हटने हटने के लिए सोसाइटी तैयार है। तो मुझे ऐसा लगता है जो एकाग्रता भंग हो रही है वो सोसाइटी के लिए घातक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस जनरेशन में अकूत प्रतिभाएं हैं, उन प्रतिभाओं को अगर सदुपयोग समाज करेगा तो एक स्वस्थ समाज बन पाएगा। इसलिए आज मुझे ऐसा लगता है जेन जी में और मिलेनियम मिलेनियम
दोनों जनरेशन में एक संवाद स्थापित होना चाहिए कि जिससे कि इन दोनों के विचारों से, स्वभाव से एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण हो सकता है। जी। आपने एक बात की, स्थिरता की, अ, कि जेन ज़ी उतनी स्थिर नहीं है, उतनी एकाग्र नहीं है, जिसका एक कारण है रैपिड कंटेंट कंज़म्पशन, कि बस वक़्त कम है, कंटेंट बहुत ज़्यादा है, सारा कंज़्यूम करना है जी, हमें। जी, जी। उससे क्या होता है कि हम पूरे टाइम हम अगर अपने मोबाइल पर, कंप्यूटर पर, आईपैड पर लगे रहते हैं, तो उसके काफ़ी डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे आज के जेन ज़ी को कि वो ये स्क्रीन टाइम अपना कंट्रोल करे? कैसे कंट्रोल करे? उसको कंट्रोल करने के लिए तो एक साधारण सी एक ही बात है, जो सब शायद इसको स्वीकार भी करेंगे। हमको जीवन में आगे बढ़ना है, उस लक्ष्य तक जाना है, और हमारे जीवन में बाधाएं हैं, इन्फॉर्मेशन बाधाएं हैं। हमने एक बार जीवन में ये तय कर लिया कि हमको इस रास्ते पे जाना है, ये तय कर लिया। उसके बाद बाकी का कंटेंट हमारे लिए रेफरेंस हो सकता है, हमारे लिए जीवन का आधार नहीं हो सकता है। जी, आप देखिए कि 2-2 घंटे, 4-4 घंटे पूरा का पूरा टाइम हम कंटेंट के ऊपर बिताते हैं, उसको देखने में बिताते हैं। आवश्यकता क्या है? और वही बच्चे जिनकी आप बात कर रही हैं, वही शाम को ये सोचते हैं कि हमने इतना टाइम क्यों खराब किया? जब आप सोच रहे हो, तो आप टारगेट रेफरेंस उठाओ, जी, जो आपको चाहिए आप वो लो। ये तो पूरा का पूरा डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म एक बुके है। इस जी, बुके में से हमको क्या लेना है, इसका सेग्रीगेशन ऑलरेडी है, आपको उस पे जाना है, दैट्स ऑल। एक आपके लक्ष्य की जब तक क्लियरिटी नहीं है, जब तक आप ऐसे ही इस घने जंगलों में घूमते रहेंगे, और जब आप अपने लक्ष्य की क्लियरिटी कर लेंगे, तो आपको मालूम है कि कौन से बाग में जाके हमको खड़ा होना है, कौन सी सुगंध हमको लेनी है। तो इसलिए कंटेंट की विविधता होना बुरी बात नहीं है, लेकिन कौन से कंटेंट को हमें देखना है हमारे लक्ष्य के अनुरूप, वो तो इनको तय करना पड़ेगा। जी। लक्ष्य की जब बात आती है तो आपका क्या कहना है कि क्या जेन ज़ी लक्ष्य निर्धारण आराम से कर सकता है या फिर बिल्कुल, मैं देखता हूँ आजकल के बच्चों में निर्णय करने की बहुत अपार जो है वो क्षमता है, और वो तुरंत फैसला ले लेते हैं। क्या वो हमेशा सही होता है तुरंत फैसला लेना? नहीं, वो सही तो नहीं होता है कई बार, लेकिन अधिकतर इसकी निर्भीकता भी अगर उस जनरेशन में है, तो मुझे लगता है इसको सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। जी, हाँ, स्थिरता नहीं है वो एक बात अलग है। क्यों? पहले की सोसाइटी में जो उसका रहन-सहन था, जी, वो हमारे कुटुंब व्यवस्था थी। जी, जब से एकल परिवार हुए हैं, शहरीकरण बढ़ा है, तो एकल परिवार के कारण सोसाइटी में मिक्सअप होने का स्वभाव नहीं है, जी, इसलिए संवेदनाएं घटी हैं। जी, इसलिए वो जब निर्णय लेता है तो संवेदनाओं को महत्व नहीं देता है, वो महत्व देता है अपने कैरियर को, अपॉर्चुनिटी को, और उसको तत्काल जो सुविधा मिलनी चाहिए उसके लिए वो तुरंत निर्णय ले लेता है। जैसे एक जगह नौकरी कर रहा है, उसको कई हजार रुपए बढ़ के मिल रहे हैं, वो तुरंत छोड़ देगा। उसको मालूम नहीं है कि उसकी वजह से एक कंपनी ने पूरा का पूरा प्रोजेक्ट डिजाइन किया है, पूरी की पूरी कंपनी की एनुअल प्रोसीडिंग है। अब वो सारी धरी की धरी रहेगी, अगला आदमी चला गया, जी, केवल इसलिए कि मुझे 2000 रुपए बढ़ के मिल रहे हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जेनजी में, जो जिसके कारण उन बच्चों को ये समझना चाहिए, और ये समझना पड़ेगा लगातार हमारे द्वारा ओरिएंटेशन से। क्यों? क्योंकि अब सोसाइटी में अवसरों की कमी नहीं है, और डिजिटलाइजेशन के कारण कोई भी चीज हमसे दूर नहीं है। इसलिए बच्चों को बहुत सारी चीजें बहुत नजदीक लगती हैं। जैसे एक समय था, किसी भी भर्ती का फॉर्म निकला है, तो आप अपने गांव के, कस्बे के, शहर के बुक स्टॉल पर जाकर के भीड़ लगी रहती थी, एक भर्ती का फॉर्म निकला है, उसके लिए फॉर्म निकल रहा है, जा रहा है। अब कुछ नहीं, अब तो उस पे आया, वो एक क्लिक पे देख लेगा। यानी कि अब सुविधाएं हैं, उसी के आधार पे लोगों के स्वभाव के दबाव है,
लोगों के स्वभाव के दबाव हैं ये, और कुछ नहीं है। तो जेन ज़ी में जो स्थिरता की हम कुछ कमी पाते हैं, स्थिरता तो अत्यंत आवश्यक है। जी। तो जेन ज़ी की पहली जनरेशन, मिलेनियल एज़ अ मिलेनियल, आप क्या कहेंगे? आप क्या उन्हें एडवाइस देंगे कि उनके जीवन में स्थिरता आए? उनके जीवन में स्थिरता आने के लिए मुझे लगता है कि एक तो आजकल की जनरेशन को योग पे ध्यान देना चाहिए। जी। अपने खान-पान पे ध्यान देना चाहिए कि किस तरह का वो फ़ास्ट फूड खा रहे हैं या हमारा जो ट्रेडिशनल फूड है, घर का खाना है वो खा रहे हैं, कितना सात्विक भोजन कर रहे हैं। तीसरा है, अपने जीवन में ये जनरेशन पुरानी चीज़ों से कितना रेफ़रेंस उठा रही है, हमारे जो पारिवारिक संवेदना है उनसे। चौथा, किस तरीके से आने वाले जीवन के लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उसके आधार पर उसको अपने व्यवहार में बदल करना चाहिए। पाँचवाँ ये है कि जब कभी भी हम आगे के अवसरों के बारे में विचार करें, तो मुझे लगता है अवसरों की कमी नहीं है, हमारे निजी निर्णय की कमी है कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं। अब व्यक्ति को अपनी दिशा तय नहीं करनी, जो भागा-भागी चल रही है सोसाइटी में उसके आधार पे चलना है। तो आप नोटिस करिए कि इस रफ्तारपूर्ण ज़िंदगी में लोग चल तो पड़ते हैं, दौड़ तो पड़ते हैं, लेकिन जब वो एक जगह जाके खड़े होते हैं तो उनको समझ में आता है वो कहीं नहीं पहुँचे। इसलिए आप देखिए युवाओं में नशे की आदत, जी। सुसाइड की आदत, डिप्रेशन के कारण, उनमें ओवरथिंकिंग के कारण, उनके अंदर अलग तरह की कुछ करने की आदत, क्रिमिनल माइंड, वो इसलिए पनप रहा है क्योंकि बिना दिशा के ही वो दौड़े जा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन के आधार पे ही दौड़े जा रहे हैं। तो जब आप अनगाइडेड मिसाइल बन जाएंगे तो आगे आप पहुंचेंगे कहाँ? जी। इसलिए मैं नई पीढ़ी को ये कहना चाहता हूं कि आप तेजी से चलिए, दौड़िए, कौन रोकता है, लेकिन उसकी दिशा तो कुछ तय हो कि जाना कहाँ है। हमारे जीवन के कुछ तो लक्ष्य तय हो, हमारे जीवन के कुछ तो चलने के सिद्धांत तय हो, है ना? इसलिए पुरानी चीजें सब बुरी हैं ऐसा नहीं है। इसलिए नई पीढ़ी को ये समझना पड़ेगा कि हमारी जो पारंपरिक मान्यताएं थी, हमारा देश विश्व गुरु कहा जाता था, उसका बहुत बड़ा कारण हमारे देश के जीवन शैली में है, हमारे देश के परंपरागत जीवन व्यवस्थाओं में है, हमारी मान्यताओं में है। उन पर यदि हम नहीं जाएंगे, उनके बारे में हम विचार नहीं करेंगे, तो आप सोचिए कि आने वाला समय किस तरह का भयावह होगा। इसलिए नई पीढ़ी से मेरा निवेदन है, विनंती है कि हमारे देश के मूल सिद्धांत को, मूल विचार को, हमारी मान्यताओं को, हमारी धारणाओं को, भारत के जो आत्मबल है उसको समझ के उसके अनुरूप ही व्यवहार करें और अपने जीवन का निर्माण करें। बिल्कुल, बहुत अच्छे प्रमोद जी। अतः ये कि आप बहुत प्रभावशाली हैं, आप में बहुत गुण भी हैं, किंतु आप अपने जो बड़े हैं, आपसे पहले की जो पीढ़ी है, आपके एंसेस्टर्स हैं, आपके प्रेडिसेसर्स हैं, आप उनसे सीखें, उनसे मार्गदर्शन लें और उस बेसिस पर अपने मॉरल्स और एथिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाएं, जिससे कि ये समाज आगे बढ़ पाए, एक पॉजिटिव मैनर में आगे बढ़ पाए। क्योंकि जो भी आपने बोला कि इस हिसाब से जेन ज़ी को करना चाहिए, तो वो उनके मॉरल्स और एथिक्स से तो बन रहे हैं, और जिस इंसान के मॉरल स्ट्रॉन्ग है तो उसे तो स्थिरता में कमी होगी नहीं, मेरे हम्म, अनुसार। हम्म। जी। तो आज आप देखते होंगे हमारे यहाँ भी हम लोगों ने एक प्रोग्राम चलाया है, डिजिटल डिटॉक्स। जी। अब जो लोग डिजिटली अपने आप को बहुत एंगेज रखते हैं, वो लोग स्वयं परेशान हैं कि हम इतने निर्भर कैसे हो गए। एग्जैक्टली। तो वो उससे दूर जाना चाहते हैं, उनके लिए साधन नहीं है। जैसे
आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। कंटेंट कंजम्पशन हमें ही कंज्यूम कर रहा है। जी, जी तो अब आप देखिए कि जब कोई ओवर ईटिंग कर लेता है जी तो तबीयत खराब हो जाती है, या कोई और शरीर का अंग पे उसका असर पड़ता है, स्वास्थ्य ठीक ना हो, तो हॉस्पिटल जाता है। अब डिजिटल डिटॉक्सन के लिए हॉस्पिटल बनाने पड़ेंगे, रिक्रिएशन सेंटर बनाने पड़ेंगे, सलाहकार केंद्र बनाने पड़ेंगे, कि जिससे उनको ये बता पाएँ कि जिस पे आप निर्भर हैं, जी वो सब कुछ नहीं है। जी बिल्कुल। इसलिए डिजिटल निर्भरता पे आप निर्भर मत रहिए। हाँ, आप अपने व्यक्तित्व पे निर्भर रहिए, जो आप स्वयं हैं, जो आपने देख लिया, सुन लिया, समझ लिया, महसूस कर लिया, आप अपने ऊपर भरोसा करिए, अपने आत्मबल पे ध्यान दीजिए। तो मुझे लगता है कि ये जो डिजिटल डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। चलिए, ये तो हमने बात की कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे जेन ज़ी को थोड़ा बहुत काम करने की आवश्यकता है। किंतु एक चीज़, एक मुद्दा ऐसा है जिसमें शायद बाकी पीढ़ियों को जेन ज़ी से इंस्पिरेशन लेने की ज़रूरत है, और वो है क्रिएटिविटी। कि जेन ज़ी क्रिएटिव बहुत है। तो आपका इस बात पे क्या कहना है? आप सहमत हैं या नहीं, मैं गलत बिल्कुल, बोल रही मैं तो पहले ही कहा कि जी, उसमें बहुत ही अथाह प्रतिभा है, और वो क्रिएटिव भी है, और वो क्रिएटिविटी ऐसी है कि कैसे हम चीज़ों को ईज़ी वे में चल सकते हैं, कर सकते हैं। अपने समय का कैसे सदुपयोग कर सकते हैं, समय को बचा सकते हैं, अपनी ऊर्जा का कैसे सदुपयोग कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी इनोवेटिव हैं जिनके बारे में लोग सोचा तो करते थे लेकिन कर नहीं पाते। ये जनरेशन उसको करके दिखाना चाहती है, कर रही है। इतने वर्ल्ड वाइड इतने इनोवेशंस हो रहे हैं, उनको कौन कर रहा है? यही सब बच्चे कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जन इस जनरेशन के अंदर जो निर्भीकता है, जो निर्णय लेने की क्षमता है, जो क्रिएटिविटी है, उसके कारण ये जनरेशन इस पूरी की पूरी सोसाइटी को, इस पूरी की पूरी पृथ्वी को एक नई दिशा देने वाली है। हुँ, वो दिशा क्या होगी? जैसे आप इसको इस रूप में लें कि अगर कोई सुंदर पौधा अगर छोटे गमले में लगाया जाए, तो वो बहुत बड़ा नहीं होगा। जी, उसके लिए पात्र बड़ा करना पड़ेगा। इसलिए हमारी मिलेनियम जो जनरेशन है, उसको इस पूरी सोसाइटी को ऐसे अपने हाथ पे बैठाना पड़ेगा, क्योंकि इन बच्चों के अंदर अगर संवेदनाएँ कम हैं, भावनाएँ कम हैं, तो हमको अपनी भावनाओं से उनको सींचना पड़ेगा। जी, वो इसलिए कम हुई हैं क्योंकि हमारे संयुक्त परिवार घटे हैं। जी, तो अब सोसाइटी को आगे आना पड़ेगा कि इस जनरेशन को किस रूप में वो आत्मसात करे, और उनको एक अभिभावक की तरह हथेली पर रख करके इस सोसाइटी को का मनोबल बढ़ाए। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो जनरेशन है इसका सही मूव है, और ये सही दिशा में है। बस ये है कि कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जो हमारी पुरानी पीढ़ी है, वो अभिभावक की भूमिका में रहेगी। तो मुझे लगता है कि ये एक नया जीवन, नई दिशा का निर्माण करेंगे। चलिए प्रमोद जी, आप हमने डिस्कस किया कि जेन ज़ी में क्या अच्छी बातें हैं, क्या इतनी अच्छी बातें नहीं हैं जिन पर काम किया जा सकता है। जी। किंतु मिलेनियल्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे स्टेप्स लें या किन तरीकों से जेन ज़ी के पीछे खड़े रहें हुँ। कि अगर हम गिरते भी हैं, तो हमें उठाने के लिए वो हमारे पीछे खड़े हैं? हाँ, इसको इस रूप में लीजिए कि आप कहीं चलना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, तो कदम 2 ही हैं आपके पास, 2 पैर हैं। जी, जी, पिछले पैर को नहीं हटाएँगे, तो आगे चल कैसे पाएँगे? बिल्कुल। तो पैर तो हटाना पड़ेगा। जी, तो जो हमारी मिलेनियम जनरेशन है, उसको उस माइंडसेट से निकलना पड़ेगा, जी, है ना? कि हम तो ऐसा करते थे, ऐसा होता था, ऐसा करना चाहिए, जी, ठीक है? तो उस धारणा से निकल कर के नए बच्चों को उनके साथ खड़े रहना पड़ेगा, उनसे तारतम्य बैठाना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, क्योंकि जिस माइंडसेट में आज के बच्चे हैं, आप उनके दोस्त बनिए, आप उनके साथ रहिए। आप मैं अपने बेटे की बात बता रहा हूँ, मैं उसके साथ ही रहता हूँ। वो जिस माइंडसेट पे सोचता है, अब आप विचार करिए कि
मैं उसके साथ उस रूप में बात ना करूं और मैं पुरानी बात करूं, तो वो मुझसे बात ही नहीं करेगा, वो मुझे शेयर ही नहीं करेगा। एक बात। दूसरी बात, जिस रूप में वो आगे बढ़ना चाहता है, हमने तो उस एज में सोचा भी नहीं था। बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो जो मूव है इस जनरेशन का, वो सच में बहुत अच्छा है। पुराने लोग बस अभिभावक के रूप में खड़े हो जाएं, उनको समझें, प्रोत्साहित करें, जी। तो ये जनरेशन निश्चित रूप से इस पूरी वसुंधरा को जी। एक नई दिशा में ले जाएगी। हमको बस अपनी जड़ों से जुड़े रहना है, इतना करना है। जी। जी। दोनों जनरेशन्स को एक दूसरे को समझने की काफ़ी आवश्यकता है। बेहद ज़रूरी है ये कि दोनों एक दूसरे को समझें। जी। थोड़ा वो मैनेज करें, थोड़ा हम मैनेज करें कि जी। समझ बढ़े, जिससे कि हम उनसे समझें, उनसे सीखें चीज़ें, और कुछ चीज़ें जो जेन ज़ी में अच्छी हैं वो मिलेनियल्स सीखें कि चलिए भई ऐसे भी चीज़ें हो सकती हैं। जी। जैसे पहले कहा जाता था कि तुम्हारे उम्र में तो हम कितने ही पहाड़ों को कूद के जाते थे, पहाड़ पार करके जाते थे। तो वो एक अलग तरीके का परिश्रम था। इसका अर्थ ये नहीं है कि जेन ज़ी परिश्रम नहीं कर रही है। उस उस समय वो मानसिक स्थिति वैसी होती थी, उतने मानसिक तनाव नहीं होते थे, और ये प्रूवन है साइंटिफिकली कि आजकल जो आज का नॉर्मल जो मेंटल स्टेटस है हेल्थ का, वो 1985 के साइकेट्रिक पेशेंट जितना है, नॉर्मल बच्चे का, जो बहुत ज़्यादा वरीसम है। तो मिलेनियल्स को उस हिसाब से समझना चाहिए कि हमारी मनोस्थिति, हमारी परेशानियां अलग हैं, आपकी अलग थी, मगर हमें भी तो समझना चाहिए कि उनकी भी परेशानियां अलग हैं। ज़रूरी नहीं है हम अगर अंग्रेज़ी समझ सकते हैं तो वो भी समझें उसी हिसाब से, उसी गति से। तो दोनों का समझना एक दूसरे को बहुत ज़रूरी है, वरना फिर नोक-झोंक चलती रहेगी। इसलिए मेरा कहना है, सबको लड़ने ही पड़े अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम हो, चाहे गौतम बुद्ध। बिल्कुल। इसलिए हर पीढ़ी में, हर पीढ़ी में चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उनका सामना करना, वो हर पीढ़ी को करना ही पड़ेगा। तो नई पीढ़ी कोई विलक्षण है या कहीं एस्ट्रोनॉट है, कहीं से आ गए, ऐसा नहीं है। ये हमारी ही सोसाइटी के अंग हैं और हमारे द्वारा ही इस सोसाइटी में आए हैं। इसलिए ये हमारी जो संतानें हैं, इन संतानों को अगर आप अपने हम हृदय से नहीं लगाएंगे, हम इनका प्रोत्साहन नहीं करेंगे, तो ये भी सोसाइटी को क्या देंगे। जी। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हर पीढ़ी अपने अपने युद्ध लड़े। ये पीढ़ी अपने युद्ध लड़ रही है, पुरानी लड़ चुकी है, अब जी। उसके अनुभव के आधार पे इनका पोषण करें। जी। जी। और एक टॉपिक और है जेन ज़ी के बारे में कि बीच में ऐसा लगा था कि हम लोग विश्व गुरु है भारत, किंतु पीढ़ी शायद थोड़े प्रभु से और रिलीजन से, स्पिरिचुअलिटी से थोड़ी-सी दूर हो गई है। मगर आज हम देख रहे हैं कि वही जेन ज़ी जो साइंस में विश्वास रखती है, वो उतना ही विश्वास रिलीजन में रखती है, स्पिरिचुअलिटी में रखती है। इनफैक्ट रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी और साइंस को एक ही मानने लग गई है। वो हम फिर प्रभु की तरफ जा रहे हैं, फिर उसी मार्ग पे जा रहे हैं, जो एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि हम भारत को फिर से ही विश्व गुरु जो बनाने में और आगे ले जाने में हम कार्य कर रहे हैं, और बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। नहीं, बहुत सुंदर आपने बात कही साक्षी जी। ये मैं अच्छी बात मानता हूँ कि जो नई सोसाइटी जी। है, इस सोसाइटी में पुराने रूट से जुड़ने की एक अलग तरह की जिज्ञासा जी। है। और इसको इस रूप में लें कि सच में सनातन धर्म, भारतीय जीवन शैली, ये वैज्ञानिक जीवन शैली है, वैज्ञानिक मैं आधार बिल्कुल पे है। इस बात से सहमत हूँ। और इन सब चीजों को, इन बातों को आजकल की पीढ़ी पढ़ रही है। जी। हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, वेद हैं, आज बच्चे उन पर अध्ययन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उनके आधार पर वहां से रेफरेंस उठा रहे हैं। मुझे लगता है ये बहुत सकारात्मक बात है। जी। और इस बात को भी समझने की जरूरत है कि ये जो पीढ़ी है, इस हमारी जीवन शैली को कितनी आदर्श जीवन शैली मानती है और इसके आधार पे अपना अन्वेषण करते हुए आगे बढ़ रही है। मुझे लगता है
ये सोसाइटी सही दिशा में जाएगी। जी। कुछ चीज़ें और हैं जिसको हम लोगों को समझना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए और आने वाले दिनों में उसके लिए जो सोसाइटी का जो एक एम्बियंस बनना चाहिए उसको उस वातावरण को बनाने की ज़रूरत है। से यही अनुरोध करूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें हमारी वीडियोस पर, जिससे कि हम ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए लाते रहें। और आपके कोई भी डाउट्स हों या कोई भी सलाह हो, क्योंकि हम आपसे सीख रहे हैं, आप हमसे सीख रहे हैं, आप बेझिझक उसे कमेंट बॉक्स में डालिए और हम ऐसे ही आपसे मिलते रहेंगे अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।